अगर आपने लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करी हुई है या अभी अभी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो आपको पता होगा कि लोअर कोर्ट में आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस में होते हैं सेक्शन 323, 504 एंड 506, यानी कि धारा 323, 504, 506 ये एक साथ ही आती है। ऐसा लगता है 323 के साथ दहेज में 504 और 506 आ जाता है। तो 323 किस चीज़ से डील करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली डील करते हैं वॉलंटरी काउजिंग हर्ट के बारे में। और आज के इस वीडियो में इंडियन पिनल कोड में हम हर्ट के दोनों ही पार्ट के बारे में, यानी कि सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों ही के बारे में, उपहति और घोर उपहति दोनों के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सीधा सीधा सेक्शन पे आते हैं। आज फिर से कोई लोगो वगैरह नहीं चलाएंगे, टाइम कम है, लाइट का बड़ा गंदा इशू है। सेक्शन, अब कई लोगों को क्या होता है ना कि इसको याद करने में काफ़ी समस्या होती है कि अरे हर्ट की डेफिनेशन तो 319 में दिए हैं, फिर वॉलंटरी काउजिंग हर्ट के बारे में 321 में दिए हैं, इनका पनिशमेंट 323 में दिए हैं, डेडली वेपन के साथ उठा के 325 में दे दिए हैं। कैसे याद करें यार। सिंपल आपको एक फ्लो चार्ट में बनाए दे रहा हूँ, अगर आप उसको अपने दिमाग में रख लिए, कहीं खाली जगह मिल जाए यार, तो अगर आप उस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में कहीं सेट कर लिए सही से तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। खाली जगह नहीं मिल रहा है, बगल में ऐसे ही बनाए दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं, जैसे सेक्शन है, ओके एक मिनट गलती हो गई, जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों करें। जैसे सेक्शन है ये 323 और 319 और 320, ठीक। अब इन दोनों में ही मिला के दो चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ है हर्ट के बारे में और दूसरा है ग्रीवियस हर्ट के बारे में, ठीक। अब इसको आपको याद कैसे करना है, जैसे इसमें बेसिकली अगर बात की जाए तो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं इधर को, भाई कैसे होते हैं यार इधर, हाँ बड़ी समस्या है यार। तो बेसिकली अगर बात की जाए हर्ट की, इन हर एक चीज़ों में, इन सब में जो कॉमन चीज़ है वो ये होती है कि जैसे हर्ट में अगर देखा जाए तो हर्ट में बेसिकली सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कहाँ किया गया है, ये आता है। देन इसको वॉलंटरी काउजिंग कहाँ पे दिया गया है, वॉलंटरी काउजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कहाँ पे दिया गया है, इसकी पनिशमेंट कहाँ पे दी गई है, और सबसे लास्ट में आता है कि अगर सेम एक्ट डेडली वेपन के साथ किया गया है तो कौन से सेक्शन में बात की गई है। यही चीज़ उठा के कॉपी कर देते हैं हम लोग। रुक जाइए भाई, स्मार्ट वर्क, यही चीज़ कॉपी कर देते हैं इस पर भी। अभी कॉपी कर, भाई कॉपी कैसे करते हैं यार, ये गजब है, मुझे आता ही नहीं है, कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसे ही देखते हैं। तो हर्ट की डेफिनेशन दी गई है, अबे यार लिख ही लेते हैं, रहने दो, आप समझ जाइएगा। डेफिनेशन को डी से लिख देंगे, वॉलंटरी काउजिंग वाला एक्ट वी से लिख देंगे, पनिशमेंट को पी से और डेडली वेपन को फिर से डी से। तो हर्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 319 में, और वहीं पर ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 320 में। आपको अल्टरनेट पोजीशन याद रखना है कि ये अल्टरनेट के हिसाब से हैं, एक को छोड़ के फिर अगला, फिर एक को छोड़ के फिर अगला। वॉलंटरी काउजिंग हर्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 321 में, और वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है सेक्शन 322 में। पनिशमेंट, हर्ट की पनिशमेंट जो है सिंपल वॉलंटरी काउजिंग हर्ट टू समवन, उसके बारे में पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 323 में। वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट के बारे में जो पनिशमेंट है वो दी गई है यहाँ पे, एक मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 325 में। वॉलंटरी काउजिंग हर्ट विद डेडली वेपन का जो पनिशमेंट और वो प्रोविज़न दिया गया वो सेक्शन 324 में दिया गया। और सेम चीज़ डेडली वेपन के साथ ग्रीवियस हर्ट कार्य करना
ये 326 में दिया गया है। तो ये पूरा डायग्राम है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि आखिर मामला क्या हुआ था, माजरा क्या था। तो अब आ जाते हैं अपने वापस प्रोविज़न पे और एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, जिससे कि हमें एक एक चीज़ें सब क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में जो डेफिनेशन है वो दिया गया है सेक्शन 319 में। 319 में ये कहा गया है कि whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is said to cause heart। अब यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बॉडीली पेन, डिजीज़ और इन्फर्मिटी। बॉडीली पेन का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य से चोट कारित करना, जैसे कि थप्पड़ मार के, लात मार के, धक्का मुक्की मार के, वो ऐसा पेन कारित करना जो टेम्परेरी लेवल की हो, वो चोट पहुंचाना जो कि टेम्परेरी लेवल का है। डिजीज़ वो कारित करना जो कि भी वल्नरेबल है, मतलब जिसको नहीं सॉरी जो क्यूरेबल है, जिसको क्योर किया जा सकता है, जिसका दवाई वगैरह है, जिससे कुछ दिन में, जैसे कि अगर आपने किसी को नॉर्मली सर्दी जुकाम दे दिया या कोई डिजीज़ अभी वायरल चल रही है, ये वायरल आपने किसी को ट्रांसफॉर्म कर दी जानबूझकर, वायलेंटली, जानते हुए, तो वो इसकी डेफिनेशन में आएगी, डिजीज़ हो जाएगी, इसके अंतर्गत आप उसको हार्ट कारित कर रहे हैं। या फिर इन्फर्मिटी, एक ऐसा इन्फर्मिटी जो कि टेम्परेरी होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, आपने आपका और आपके दोस्त का चल रहा था कहा सुनी, पहले कोल्ड टॉक हुआ, फिर हॉट टॉक हुआ, आप हो गए थोड़े से गरम, दिमाग गरम हो गया, आपने खींच के एक तमाचा यहाँ कनगुद्दी पे लगाया, पूरी कनगुद्दी, पूरा एकदम कनपटा झांझर हो गया उसको सुनाई देना बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसके कान को शॉर्ट टर्म के लिए इन्फर्मिटी काउज कर दी, तो आपका ये एक्ट हार्ट में आएगा। तो ये हार्ट के बारे में हो गया। ग्रीवियस हार्ट के बारे में अगर बात की जाए, 320 में ग्रीवियस हार्ट दिया गया है, तो इसके बारे में ये है कि इसमें कुल मिला के 8 तरह के एक्ट बताए गए हैं कि अगर इनमें दिए गए इन 8 एक्ट को कोई व्यक्ति करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ग्रीवियस हार्ट किया हुआ है। और भैया लंबे पे जाएंगे जैसे सबसे पहला एक्ट है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है परमानेंट इम्पोटेंसी। अबे लिखने में ज़्यादा जाएगा। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, और हाँ, ग्रीवियस हार्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो परमानेंट लेवल की होनी चाहिए। परमानेंट नहीं तो कम से कम टेम्परेरी से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट इम्पोटेंसी का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य कर दिया कि वो कभी भी बाप बनने के लायक नहीं रह गया। वो ऐसा नहीं होगा कि संतानोत्पत्ति कर सके, वो उसके नालायक हो गया, मतलब कर ही नहीं सकता। तो ये पहले सीन में आ जाएगा इमैस्कुलेशन में। दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई। ईदर आई का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का परमानेंट लेवल पे ऐसा कर देना कि या फिर वो एक आंख से अंधा हो जाए या फिर दोनों आंख से अंधा हो जाए, कभी भी ना देख सके। तो यहाँ जो भी आप आंख को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो परमानेंट होनी चाहिए कि वो कभी के लिए देख ना सके। आपने अगर अवेंजर देखी हुई है तो आपको पता होगा ना कि वो उसमें चीफ होता है ना, एक आंख वाला खतरनाक, ऐसा ही कुछ करके। तीसरा जो है ग्रीवियस हार्ट में आता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर आई। ये कान या एक कान, दोनों में से किसी एक को ऐसा किया कि कभी भी नहीं सुन सकते, या फिर दोनों को ही बहरा बना दिया हमेशा के लिए। तो ये हो जाएगा ग्रीवियस हार्ट में। चौथा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि बॉडी के किसी भी मेंबर की, हाथ, पाँव, उंगली, पैर वगैरह, इन सबको परमानेंट लेवल पे, या किसी जॉइंट को, घुटना वगैरह, ये एल्बो वगैरह, ये सब जॉइंट जितने भी हैं, इनको परमानेंट लेवल पे प्राइवेशन कर देना। प्राइवेशन मतलब तोड़ के अलग कर देना, काट के अलग कर देना। ये आता है इस फोर्थ एक्ट में। फिफ्थ एक्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। फोर्थ लेवल में, फोर्थ में ये था, फोर्थ पॉइंट में आप अलग कर रहे थे। जैसे अगर मेरा ये हाथ है, ये हाथ काट के अलग करेंगे तो वो फोर्थ पॉइंट में आएगा। और अगर यहीं पे एक ऐसा चोट मारा कि हाथ तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये उठता नहीं, हमारे हिसाब से काम नहीं करता, ठीक है, तो ये हो जाएगा फिफ्थ में। सिक्स पॉइंट बात करता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी कि ये इतना पार्ट जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसका परमानेंट लेवल पे डिसफिगरेशन करना, मतलब जो फिगर बना हुआ है ना, ये आमूल चूल जो आकृतियाँ और चिन्ह और ये सब दिख रहा है ना, तो इनको ऐसा चोट पहुंचाना कि ये हमेशा के लिए नाक टूट जाए, या यहाँ पे स्कार आ जाए, ये चेहरा जल जाए,
या यहाँ पे कोई एकदम चोट वगैरह लग जाए, घाव वगैरह, यहाँ पे चीरन वगैरह लग जाए, कट का निशान, तो ये परमानेंट होना चाहिए। तो वो अगर आता है फेस या हेड वगैरह पे तो ये इसके अंतर्गत आएगा। 7th पॉइंट आता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी पूरे शरीर की किसी भी बोन की या दांत की। अब दोनों ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर इनको ऐसा फ्रैक्चर किया गया या ऐसा डिसलोकेट किया गया तो हड्डियां तो कभी कभी जुड़ जाती हैं, लेकिन अपार कष्ट होता है, अपार कष्ट के बाद जुड़ती हैं, लेकिन दांत जुड़ने के चांस नहीं होते। कि किसी ने आपने घूंसा मार दिया, किसी को दांत टूट गया तो भाई जुड़ेगा तो है नहीं, दूसरा उग सकता है, लेकिन बढ़ोतरी में अगर तोड़ दिए तो कोई चांस ही नहीं है भाई, वो तो आर्टिफिशियल दांत के साथ ही चलेंगे। तो आपका ये एक्ट ग्रीवियस एक्ट की डेफिनेशन में आएगा। 8th पॉइंट इज एनी हर्ट विच endangers life or which causes to suffer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit, यानी कि कोई ऐसा हर्ट करना, कोई ऐसा चोट पहुंचाना कि उसका जो डेली रूटीन था ना, जो डेली करता था, वो अस्त व्यस्त हो गया और उसको कम से कम 20 दिन तक अनंत दुख होगा। मतलब 20 दिन तक उसको दुख ही दुख होगा, कष्ट सहना पड़ जाएगा। ऑर्डिनरी परस्यूट का मतलब ये हुआ कि भाई आदमी सुबह उठता है, अपना फ्रेश होने जाता है, वॉशरूम में बैठ के गाना गाते हुए, मोबाइल चलाते हुए फ्रेश होता है। आपने ऐसा चोट पहुंचाया, आपने ऐसे पैर पे या ऐसी जगह पे मार दिया कि वो सुबह उठ के जो डेली खुद जाता था, अब किसी 2 लोगों का सहारा लेता है, फिर बेचारा वॉशरूम जा पाता है। तो वो इस 8th पॉइंट के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 321 बात करता है वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट। तो ये कहता है whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntary causing hurt। voluntary causing hurt क्या होता है कि आपको किसी को हर्ट पहुंचाने का सबसे पहले ये तो इंटेंशन है, और इंटेंशन के साथ साथ आपको ये नॉलेज भी है कि आपका ये एक्ट उस व्यक्ति को हर्ट करेगा, या फिर आप एक ऐसा एक्ट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उसको हर्ट हो जाएगा। तो ये आपका, क्योंकि आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं कर रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट कहा जाएगा। सेक्शन 322 बात करता है वॉलेंट्री काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। सेम चीज़ है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के उद्देश्य से, इंटेंशन के साथ और इस नॉलेज से कि इस बंदे को मेरे इस एक्ट से ग्रीवियस हर्ट ही होगा, और आपने ऐसा कृत्य किया कि जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो वो इसके डेफिनेशन में आएगा। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 322 बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट। whoever except in the case provided for section 334, ये प्रोवोकेशन के बारे में बात करता है। वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है। तो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति वॉलेंट्री काउज हर्ट करेगा, किसी को हर्ट काउज करेगा, स्वेच्छा या उपहति कारित करेगा, उस व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा या फिर उसको फाइन पड़ सकता है 1000 रुपीज़ का, यानी 1K रुपीज़ का फाइन, और या फिर बोथ, दोनों ही झेलने पड़ सकते हैं। और ये कॉग्निजेबल हो सकता है, मतलब ये जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये ट्राई किया जा सकता है। सेक्शन 324 बात करता है वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट, यानी कि यहाँ पे वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट तो है ही, पिछले वाले सेक्शन की विशेषता तो है, लेकिन साथ में एक ऐसा डेंजरस वेपन आ गया है जिससे कि जान जा सकती है। अब डेंजरस वेपन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी वो वेपन जो शूटिंग के लिए, गोली वोली चलाने के लिए, स्टैबिंग के लिए, किसी को धड़ दबोचने के लिए, कटिंग करने के लिए, काटने के लिए, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑफेंस की तरह ऑफेंस के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे किसी की व्यक्ति की मृत्यु जा सकती है। वो आग से भी हो सकता है, धमाके से भी हो सकता है, पॉइजन से भी हो सकता है, चाकू, छुरी, ब्लेड, बहुत सारी चीज़ें हैं। रस्सियों से मार सकते हैं हम, गला घोट के, दुपट्टे से मार सकते हैं। तो इन सब चीज़, लेकिन दुपट्टा और ये रस्सी जो है ना, डेंजरस वेपन नहीं आता, गलती से बोल गया हूँ, इसको माइंड में मत लाइएगा। तो वो सारे वेपन जिनसे कि इंस्टेंट डेथ कारित की जा सकती है, चाहे वो गोली मार के, चाकू मार के, कुल्हाड़ी मार के, तलवार मार के, किसी भी चीज़ से, तो ये आएगा सेक्शन 324 के डेफिनेशन में। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा तो पनिशमेंट के तौर पे उसको वो
इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो कि 3 साल तक का दिया जा सकता है, या फिर उसको फाइन मिलेगा, और या फिर दोनों ही उसके ऊपर लगाए जाएंगे। सेक्शन 325 बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। सेम चीज़ है, पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री, यानी वॉलेंट्री काउज किया गया है ग्रीवियस हर्ट, और फिर इसके बारे में सीधे सीधे पनिशमेंट जान लो कि पनिशमेंट जो भी होगा वो 7 साल तक का हो सकता है, और साथ ही साथ उस पर फाइन भी लग सकता है। और सबसे लास्ट में है सेम चीज़ वॉलेंट्री काउजिंग हर्ट, और प्लस हो गया ये डेंजरस वेपन। डेंजरस वेपन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कृत्य हुआ है तो वो व्यक्ति जाएगा जेल। कितने साल के लिए जाएगा? वो 10 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, या उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। तो ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बनी रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।